सीनियर, क्या ट्रिप को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है? मेरा भूत अभी परितोष परिवार के डिलीवरी बॉक्स के अंदर है और वो बाहर नहीं आना चाहता। मैं सौरभ के साथ उसे डिलीवरी करके अपना भूत वापस ले लूं। क्या तब तक रोका जा सकता है? राज ने तुरंत कहा, अच्छा तो ये बात है। हालांकि बाजार खत्म होते ही मैं पुराने खंडहर घूमने जाने वाला हूँ और मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना समय लगने वाला है। मतलब मैं खुद तुम्हें अंतरिक्ष में छोड़ने नहीं जा पाऊंगा। वसीम ने कहा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, जरा भी नहीं। राज ने एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है तो फिर मैं प्लान को थोड़ा बदल देता हूँ। वसीम ने कहा। सूरज ढलने को था। जादूगरों का बाजार भी खत्म होने की कगार पर था। पूरा कार्यक्रम बस एक दिन का था और बहुत से जादूगरों का मन था कि ये कुछ दिन और चलना चाहिए। हालांकि ये कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि भले ही हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन खत्म हो गया था, लेकिन उड़ती तलवार कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला था, जिसके खत्म होने के बाद एक और जादूगरों का बाजार लगने वाला था, जो कि 1 हफ्ते तक चलता था। जो भी जादूगर इस बार संतुष्ट नहीं हुए थे, उनके पास अभी भी चीजें लेने का मौका था। अंधक इस वक्त बाजार के आखिरी मुद्दों को निपटा रहा था। वो इस बाजार का इंचार्ज था और उसे ये लाइमलाइट काफी पसंद आ रही थी। जब तक उसके पास शो ऑफ करने का मौका रहता, तब तक वो हर तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। इस समय आसमान में वसीम अपनी उड़ती तलवार पर सवार था और उसके पीछे दृष्टक, फारूक, फकीर, निशीत, पंखुड़ी और सरस थे। सरस के अलावा बाकी सभी हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन में टॉप 5 में दाखिल हुए थे और अभी वो सभी पुराने खंडहर जा रहे थे। सरस इस बात से बहुत निराश था कि टॉप 5 में वो नहीं आ पाया। डिस्क्वालीफाई होने के बाद उसकी दुनिया बेरंग हो गई थी। खैर, इसके बाद भी वसीम ने उसे पहले ही पुराने खंडहर ले जाने का मन बना लिया था। ये इसलिए क्योंकि सरस ने छोटा लंकेश मामले में वसीम की मदद की थी। ये खबर सुनते ही सरस के रंग वापस लौट आए थे और वो खुशी से भर गया था। मुझे पता था सीनियर वसीम मुझे पसंद करते हैं, सरस ने मनी मन सोचा। उसने मन में ठान लिया था कि खंडहर घूमते हुए वो वसीम से अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करेगा। अगर सब कुछ उसके पक्ष में रहा तो सीनियर वसीम को अपनी श्रद्धा के बारे में भी साफ साफ बता देगा। राज, ये मैं तुम्हें देकर जाता हूँ। जाने के पहले वसीम ने कहा। वसीम ने राज को लकड़ी का एक डिब्बा दिया था। ये वैसा ही डिब्बा था जो तोहफे के तौर पर पहाड़ी महारथियों को मिला और जिसमें डिस्पोजेबल उल्का तलवार रखी थी। क्या ये डिस्पोजेबल उल्का तलवार नंबर 1 है? राज ने डिब्बा लेकर कहा। नहीं, ये एक रणछोड़ टेक्निक है। ये डिब्बा अभी बंदिश में है। 1 महीने के बाद ये बंदिश खत्म होगी और तुम्हें वापस धरती पर ले आएगी। तुम्हें अंतरिक्ष में भेजने के लिए मैंने पहाड़ी महारथी ग्रुप में फाल्गुनी से बात की है। उसने कहा है कि वो इस दौरान देहरादून आने वाली है, तभी वो तुम्हें अंतरिक्ष में भी भेज देगी। वसीम ने कहा। तो क्या सीनियर फाल्गुनी उड़ती तलवार में मुझे अंतरिक्ष में भेजेंगी? राज ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि फाल्गुनी किसी तरह की टेक्निक की प्रैक्टिस करती है जिसमें कुछ कमाल की काबिलियत है। शायद तुम्हें कुछ नया अनुभव करने का मौका मिल सकता है, वसीम ने कहा। वसीम और उसके साथियों के वहां से जाते ही सभी एक एक करके वहां से चले गए। वहां सिर्फ ज्योत्सना, गुलगुले ही राज के साथ बचे थे। फकीर अभी वसीम के साथ था, इसलिए गुलगुले को कुछ दिन और संभालने की जिम्मेदारी राज के माथे पर थी। ज्योत्सना की कहानी भी ऐसी ही थी। उसके पिता अंधक रेस में पहले नंबर पर आए थे और पुराने खंडहरों की यात्रा पर वसीम के साथ गए थे। हालांकि राज के साथ रहने की उसके पास एक वजह और भी थी। वो राज की मूवी के लिए राइटर ढूंढना चाहती थी। गुलगुले और ज्योत्सना के अलावा शाकाल भी वहीं छुपा हुआ था और वो इच्छाधारी को ढूंढ रहा था। सब खत्म हो गया। राज ने खाली समुद्र को देखकर कहा। अब वो सौरभ के साथ परितोष कबीले जाने वाला था और इसके बाद वो अपने दोस्तों को भी टापू से वापस ले जाने का सोच रहा था। सबसे पहले राज तिलिस्मक के पास वापस आया। अब तक शाम हो चुकी थी। आदिवासी लोग आग जलाकर नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को शाप देने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान समुद्र में क्रूज शिप दिखाई दी जिसमें राज और उसके साथी बैठे हुए थे। आसमान में काला बादल उस शिप का पीछा कर रहा था। उस बादल के अंदर एक काला घोड़ा था जो समय समय पर शिप पर नजर रख रहा था। बस थोड़ा और,
जब शिव टापू से थोड़ी दूर होगी तब मैं कार्यवाही कर सकता हूं, उस इच्छाधारी घोड़े ने कहा। कांटों से ढके कुछ लोग शिप के नीचे तैर रहे थे। निशाना साध लो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। जितने भी लोगों के हाथों में हमारे काल नेमी कौम का खून लगा है, उन सभी को हमारे गुस्से का सामना करना ही होगा, उसमें से एक ने कहा। राज काफी देर तक अपने साथियों से बातें करता रहा। इसके बाद जब रात गहरा गई तो सभी अपने अपने कमरों में लौट आए। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आते राज के शरीर पर पड़ रही थी। अपना असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर करने के बाद राज ने अपनी आंखें खोली। उसके बगल में गुलगुले सो रहा था। भले ही सोते हुए गुलगुले बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वो टफी का छोटा रूप ही था और दिक्कतें खड़ी करने में बहुत माहिर था। इसलिए राज उसे अपने ही कमरे में ले आया था ताकि वो शिप पर बाकी लोगों को परेशान न करे। इस समय ज्योत्सना खिड़की के किनारे पर सोकर चांद की रोशनी सोख रही थी। कायदे से वो अपने जादू की प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरे लेवल पर पहुंचने के बाद राज को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी की हालत में वो बिना सोए पूरी रात बैठकर मेडिटेशन कर सकता था। इसलिए राज ने पहाड़ी महारथियों का ग्रुप खोल लिया। ग्रुप में हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन का पूरा वीडियो डला हुआ था, इसलिए सभी सीनियर उसी बारे में बात कर रहे थे। नतीजन वो सभी लंगूर जैसे दिख रहे त्रिकालदर्शी के बारे में चर्चा कर रहे थे या फिर तेज रफ्तार से बढ़ने वाली दामनी के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बारे में बात हो रही थी वो 10,000 तिलिस्मों से बने गेट के बारे में था, जिसके कारण सभी को कुछ न कुछ फायदा हुआ था। जब यह चर्चा हुई तभी राज को कुछ ध्यान आया। हेलो सीनियर्स, क्या कोई मुझे बता सकता है कि जब मैं दूसरा अमृत कलश हासिल कर रहा था तब किसने मेरी मदद की थी? राज ने पूछा। राज ने पहले ही अपना नया जादुई नाम इसमें डाल लिया था, इसलिए उसका मैसेज आते ही शल्य पहचान नहीं पाया। राज ने कई बार ग्रुप पर पूछा, लेकिन किसी भी पहाड़ी महारथी ने दूसरा अमृत कलश हासिल करने में उसकी मदद नहीं की थी, जिसे जानकर राज उलझन में पड़ गया था। अगर पहाड़ी महारथियों ने मेरी मदद नहीं की थी तो मेरे दिमाग में किसकी आवाज आई थी? उस शख्स ने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया था। राज ने मनी मन सोचा। जब राज को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। सीनियर्स, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आने वाले दिनों में आत्मीय जानवर क्रिस्टल इकट्ठा करने का सोच रहा हूँ। क्या आप में से किसी को पता है कि मुझे वो कहाँ मिल सकते हैं? राज ने पूछा। 33 जानवर टेक्निक के 33 जानवरों में से राज के पास फिलहाल बस 8 क्रिस्टल ही थे। आत्मीय जानवर क्रिस्टल आकर्षक दिखते हैं, लेकिन उनका कोई खास इस्तेमाल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहाड़ी महारथी उन्हें इकट्ठा करता है, लंबकड़ ने कहा। असल में कई लोगों के पास आत्मीय जानवर क्रिस्टल है, जैसे कि निशित, उसके पास भेड़ियों के अलग अलग तरह के आत्मीय जानवर क्रिस्टल हैं। इसके अलावा बाबा बैरागी के पास कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आत्मीय जानवरों को पालते हैं। ऐसे में उनके पास भी कुछ आत्मीय जानवर क्रिस्टल हो सकते हैं, गगन ने कहा। हालांकि बाबा बैरागी अभी काफी समय से ऑफलाइन था और निशित वसीम के साथ पुराने खंडहर की यात्रा पर गया था। शुक्रिया सीनियर, मैं सीनियर बाबा बैरागी या निशित के ऑनलाइन आने का इंतजार करूंगा और उनसे पूछ लूंगा, राज ने कहा। इसके बाद राज ग्रुप स्पेस में देखने लगा। इसमें कई बार सीनियर कुछ मिशन डाल देते थे जिनको पूरा करने पर इनाम मिल सकते थे। इस समय राज को आत्मा पत्थरों की बहुत जरूरत थी। उसे वसीम की 9 आत्मा पत्थरों की उधारी भी चुकानी थी। शिप धीरे धीरे टापू से दूर जा रही थी। अब समय आ गया है, इच्छाधारी घोड़े ने कहा। समुद्र की गहराई में मौजूद काल नेमी कौम के लोगों ने कहा। इस समय वसीम सभी को लेकर पुराने खंडहरों की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त भूपेश भी उसके साथ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पंखुड़ी इतने सारे लोगों से आगे निकलकर टॉप 5 में अपनी जगह बना लेगी। भले ही पुराने खंडहरों में कमाल की चीजें थी, लेकिन उनमें खतरा भी उतना ही बड़ा था। सिर्फ इस बात का ख्याल ही भूपेश की कई दिनों की नींद उड़ाने के लिए काफी था कि पंखुड़ी उन खतरों के बीच जाने वाली थी। बस इसी कारण भूपेश ने वसीम के साथ चलने की बात कही और जिष्णु को भ्रामक टापू लौटकर वहां का काम देखने को कहा। पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, रास्ते में पंखुड़ी ने कहा। बताओ क्या बात है, भूपेश ने मुस्कुराकर कहा। पापा, क्या आप मुझे 365 जादुई नाम दे सकते हैं? पंखुड़ी ने कहा। क्या तुम्हें कितने जादुई नाम चाहिए?
भूपेश ने पूछा। 365 जादुई इनाम? मुझे हर दिन के लिए एक जादुई इनाम चाहिए, तो साल के 365 दिनों के हिसाब से 365 जादुई इनाम हुए। मैं स्मृति भ्रामक नाम लीप ईयर के लिए बचा कर रखूंगी, पंखुड़ी ने कहा। पंखुड़ी के दिमाग में यह बात राज के 7 दिनों के 7 जादुई इनामों को देखने के बाद आई थी। 1-2 जादुई इनाम सोचना कठिन नहीं था, लेकिन 365 जादुई इनाम सोचना सिर में दर्द करने के लिए काफी था। और भूपेश अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि वो उसे मना भी नहीं कर सकता था, वरना खंडहरों की सैर पर जाने के लिए वो अब तक पंखुड़ी को मना कर चुका होता, जबकि उसने खुद अपना समय निकालकर वसीम के साथ जाना चुना था, ताकि उसे अपनी बेटी को मना भी न करना पड़े और वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद भी ले पाए। क्या राज अपनी तरफ बढ़ रहे खतरे को समझ पाएगा? क्या राज के पास इतनी काबिलियत है कि वो 2 दुश्मनों से एक साथ निपट पाएगा? क्या तिलिस्मक मौके पर आकर राज की मदद कर पाएगा? क्या वसीम से दूर होते ही राज की बुरी किस्मत के दिन शुरू हो जाएंगे? $365 जादुई नाम? कोई पालतू जानवर के नाम थोड़ी हैं जो कितने भी रख दो। मैं इतने नाम कहां से लाऊंगा? आखिर मेरी बेटी के दिमाग में ये बात डाली किसने? अगर मुझे पता चल जाए कि इसमें किसका हाथ है तो उसका अंत होना निश्चित है। भूपेश ने गुस्से में सोचा। पापा, क्या मैं रख सकती हूँ? पंखुड़ी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जितने भी नाम चाहिए मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। 365 नाम मुझे रोक नहीं सकते। समझ आने पर मैं तुम्हें शानदार अर्थ वाले 365 नाम दे दूंगा, ताकि कोई भी नाम तुम्हें दोबारा इस्तेमाल ना करना पड़े। भूपेश ने गहरी सांस लेकर कहा, आप सबसे अच्छे हो। पंखुड़ी ने खुश होकर कहा। क्या आजकल एक से ज्यादा जादुई नाम रखने का ट्रेंड चल रहा है? फारूक ने कहा। इस दौरान क्रूज के नीचे समुद्र में करीब 16 कालनेमी कौम के लोग क्रूज का पीछा कर रहे थे। जिस किसी के भी हाथों में कालनेमी कौम का खून लगा है वो सभी हमारे दुश्मन है। उन्हें भागने मत देना, उन सभी को मौत के घाट उतार देना। हमें किसी का खौफ नहीं है, हम उन्हें बद से बदतर मौत देंगे, कालनेमी लीडर ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी कालनेमी जादूगरों ने हुंकार भरी। इतने में ही उसमें से एक नौजवान कालनेमी जादूगर ने अपना फोन निकाला। ये फोन जादू और टेक्नोलॉजी का मिला जुला फोन था। उसमें उसने एक मैसेजिंग ऐप खोली। उसमें उसने लिखना शुरू किया। आज हम शिकार पर निकले हैं। हमारे सामने एक क्रूज शिप है और वही हमारा शिकार भी है। शिकार का वक्त अब आ चुका है। मैं पहली बार शिकार पर आया हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना लिखकर उसने क्रूज शिप की 2 फोटो ली और अपनी वॉल पर पोस्ट कर दी। इस समय क्रूज से करीब 1000 मीटर की दूरी पर एक कोरल टापू पर करीब 20 लोग अजीब से कपड़े पहनकर खड़े थे। वो लोग पीले रंग के बिना आस्तीन वाले जादुई कपड़े पहने थे। उनके कंधों पर 10 और उससे भी ज्यादा तिलिस्मी कागज लटक रहे थे, जिन पर कई मंत्र लिखे हुए थे। इसके अलावा उनके हाथों पर भी मंत्र और पुराने चिन्ह बने हुए थे। ये सभी राक्षस भक्षक थे जो जादुई दुनिया से कई सालों पहले गायब हो गए थे। इनका एक ही लक्ष्य होता था कि राक्षसों और शैतानों को कैसे मिटाया जाए। उनकी मानसिकता यही थी कि जब भी उन्हें कोई राक्षस दिखे तो वो अच्छा हो या बुरा उसे पकड़ना है। अगर वो बुरा निकले तो उसे मारने का तरीका ढूंढना है और अगर अच्छा निकले तो उसे कैद करके रखना है। उनके हिसाब से इस दुनिया में राक्षसों और शैतानों की कोई जगह नहीं थी। क्या तुम्हें उस खतरनाक कालनेमी कौम का पता चला? राक्षस भक्षक लीडर ने कहा। वो सभी समुद्र के इसी हिस्से में कहीं हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। एक नौजवान ने अपना फोन निकालते हुए कहा और मैसेजिंग ऐप देखने लगा। तभी उसकी नजर हाल ही में कालनेमी नौजवान के उस पोस्ट पर पड़ी जो उसने हाल ही में क्रूज के बारे में डाला था। रुको, यहाँ कुछ है। वो लोग एक क्रूज शिप को मिटाने जा रहे हैं। हमें अभी चलना होगा। हम उन कालनेमी कौम के राक्षसों को आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। चलो चलकर उन्हें उनकी असली जगह दिखाएं। उस नौजवान ने कहा। चलो उनका शिकार करें, सभी राक्षस भक्षकों ने कहा। इसके बाद सभी राक्षस भक्षक समुद्र में उतर गए और क्रूज शिप की तरफ बढ़ने लगे। इनमें से ज्यादातर कम से कम दूसरे लेवल के जादूगर थे। वो सभी लंबे समय से कालनेमी कौम को ढूंढ रहे थे। जल्दी से राक्षस भक्षक स्थान तैयार करो। जैसे ही हमें कालनेमी राक्षस दिखे उन्हें तुरंत उसमें डाल देना, लीडर भक्षक ने कहा। राज, हमारे मेहमान आ गए, ज्योत्सना ने आंखें खोलकर कहा।
हाँ, मैं जानता हूँ, राज ने रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा। जिस तरह ज्योत्सना को कालनेमी राक्षसों के बारे में पता चला था, उसी तरह से राज को भी पता चल चुका था कि कुछ बिन बुलाए मेहमान उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी? ज्योत्सना ने पूछा। अगर आप हाथ बटाना चाहें तो मुझे खुशी होगी, राज ने मुस्कुराकर कहा। राज नहीं जानता था कि ये कालनेमी राक्षस कितने ताकतवर थे। ऐसे में अगर ज्योत्सना उसके साथ आती तो उसकी काफी मदद हो सकती थी। राज जहाज के बाहर आकर खड़ा हो गया। इतने में ही 16 लोग समुद्र से बाहर निकले और क्रूज को कसकर जकड़ लिया। बहादुर कालनेमी राक्षस किसी से नहीं डरते, सभी कालनेमी राक्षस एक साथ बोले और क्रूज पर ऊपर चढ़ने लगे। कालनेमी राक्षसों को आम इंसान नहीं देख सकते थे जब तक वो खुद न चाहें। हमारा टारगेट ऊपर ही है, उसे मार डालो, लीडर कालनेमी ने कहा। इस वक्त राज कालनेमी राक्षसों को ऊपर चढ़ता हुआ देख रहा था। सबसे ताकतवर तीसरे लेवल के जादूगर को छोड़कर बाकी सभी दूसरे लेवल के जादूगर हैं, ज्योत्सना ने कहा। कालनेमी राक्षसों की ताकत के बारे में जानकर राज ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनमें से कोई भी चौथे लेवल का जादूगर नहीं था, इसलिए अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। राज को हाल ही में तिलिस्मक ने कई सारे तिलिस्म दिए थे। ऐसे में अगर ज्योत्सना उसकी मदद नहीं भी करती तो भी राज अकेले ही इन कालनेमी राक्षसों से निपट सकता था। क्या आप तीसरे लेवल के जादूगर से निपट लेंगी? बाकी से मैं निपटता हूँ, राज ने पर्स से अपनी तलवार निकालते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, ज्योत्सना ने कहा। जब तक कालनेमी राक्षस ऊपर आ रहे थे, उतने में राज ने तड़ित हस्त के प्राचीन चिन्ह अपने हाथ पर बना लिए और एक ताकतवर तलवार तिलिस्म को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। दूसरे हाथ में सहस्त्रभेदी तलवार पकड़कर राज ने अग्नि तलवार टेक्निक एक्टिवेट कर ली। अब बस उसे कालनेमी राक्षसों के रेंज में आने का इंतजार था। हमारा शिकार विरोध करना चाहता है। जिनके भी हाथों पर कालनेमी कौम का खून लगा है वो हमारे दुश्मन है। भागने का कोई मतलब नहीं है। तुम जहां भी जाओगे हम तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे, और सिर्फ तुम ही नहीं, हम तुम्हारे परिवार और दोस्तों को भी मार डालेंगे। लेकिन अगर तुम खुद अपना सिर काट डालो तो हम तुम्हारे परिवार को बख्श देंगे, लीडर कालनेमी ने कहा। राज यही बात न जाने कौन सी भी बार सुन रहा था। इसके बाद राज ने एक दूसरे लेवल के जादूगर पर अपना निशाना जमाया। राज हमला करने के लिए तैयार था, तभी उसे कुछ लोग दिखाई दिए। शैतानों, जहां हो वहीं रुक जाओ, लीडर भक्षक ने कहा। इतना कहकर उसने अपने कंधे से कई सारे तिलिस्म निकाले और कालनेमी राक्षसों पर फेंक दिए। अचानक ही वो तिलिस्म सुनहरे बक्सों के स्थान में बदल गया और सभी कालनेमी राक्षस उसमें कैद हो गए। यही राक्षस भक्षक स्थान था। इसका इस्तेमाल राक्षस भक्षक आम जनता को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए करते थे। इसके बाद सभी राक्षस भक्षक भी उस सुनहरे स्थान में चले गए। अरे, ये तो राक्षस भक्षक है, जिनसे निपटना वाकई सिरदर्द है, ज्योत्सना ने कहा। इतना कहकर ज्योत्सना ने अपना आकार और छोटा कर लिया और राज के बालों में छुप गई। उन्हें इन राक्षस भक्षकों का डर नहीं था, क्योंकि इनमें सबसे ताकतवर तीसरे लेवल का जादूगर था, जबकि ज्योत्सना खुद चौथे लेवल की राक्षस थी। लेकिन राक्षस भक्षक काफी बड़ा सिर दर्द थे। उनसे उलझना पत्थर पर सिर मारने जैसा था, इसलिए उसे अपनी ताकत छुपाकर छिप जाना ही बेहतर लगा। क्या हमें भी उस सुनहरे स्थान पर जाकर देखना चाहिए? राज ने पूछा। वो तुम जानो, हालांकि मैं बाहर नहीं आऊंगी, क्योंकि राक्षस भक्षक वहां हैं। ये लोग सिर में दर्द कर देते हैं। अगर तुम छोटों पर हमला करोगे तो बड़े आ जाएंगे, अगर बड़ों को मारोगे तो उनसे बड़े आ जाएंगे, ज्योत्सना ने कहा। ठीक है, तो अच्छे से छिपी रहना, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, राज ने कहा। राज उस सुनहरे स्थान में उतरने के लिए तैयार था, लेकिन तभी काले घोड़े की एक टांग वहां आई। ये वही काला घोड़ा था जिसके बारे में शाकाल ने बताया था। कुछ देर पहले वो लोग तिलिस्मक के टापू के बहुत करीब थे। इसके अलावा वहां कुछ ताकतवर लोग भी मौजूद थे, इसलिए काला घोड़ा सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब जब क्रूज शिप टापू से दूर थी तो काले घोड़े ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। ये काला घोड़ा इच्छाधारी था और आदमी का रूप भी ले सकता था। उसकी ताकत 5वें लेवल के जादूगर के बराबर थी। भले ही काले घोड़े ने एक आम लात मारी थी, लेकिन राज इतना ताकतवर नहीं था कि वो इस हमले को बर्दाश्त कर सके। एक 5वें लेवल का राक्षस, ज्योत्सना ने हैरान होकर कहा।
भले ही ज्योत्सना और इस घोड़े की ताकत में बस एक लेवल का अंतर था, लेकिन अगर ज्योत्सना अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वो इसके खिलाफ जीत नहीं सकती थी। सीनियर शाकाल, तभी राज ने आवाज लगाकर कहा, चिंता मत करो, मैं यही हूं। शाकाल ने कहा और वो सीधा घोड़े के सामने आ गया। उसने एक उंगली से घोड़े की लात रोक ली। इसके बाद शाकाल अपनी जगह से गायब हो गया और सीधा घोड़े के ऊपर दिखने लगा। वो अपना अगला हमला करने के लिए तैयार था। घोड़े ने भी तुरंत अपना इंसानी रूप धारण कर लिया और शाकाल से लड़ने के लिए तैयार हो गया। क्या ये घोड़ा और कालनेमी राक्षस एक साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों ने लगभग एक ही समय पर मुझ पर हमला किया। राज ने मन ही मन सोचा। राज, संभल कर, ज्योत्सना ने कहा। ज्योत्सना की बात सुनते ही राज ने तुरंत अपनी तलवार लहराई। उस पर हमला करने वाला शख्स निंजा जैसे कपड़े पहने था और हाथ में एक छोटा हथौड़ा लिए था। 33 जानवर टेक्निक? राज ने हैरान होकर कहा। राज के अनुमान से उस पर जिस तरह का हमला हुआ था वो 33 जानवर टेक्निक से पिक का हमला था और जादूगर की ताकत तीसरे लेवल की थी। अच्छा, तो तुम भी 33 जानवर टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो? फिर मुझे अपनी ताकत और बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी कुंडलिनी को खाकर तुम्हें पकड़कर एंटीडोट ले सकता हूँ, उस शख्स ने कहा। उसने 33 जानवर टेक्निक को मॉडिफाई करके इस काबिल बनाया था कि जो भी 33 जानवर टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा वो उससे उसकी असली कुंडलिनी हासिल कर सकता था। लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद भी वो राज की असली कुंडलिनी नहीं सोख पाया। इतने में राज उसकी तरफ बढ़ा और अपने तड़ित हस्त से उस पर हमला कर दिया। उस शख्स को समझ आ गया था कि जब वो 33 जानवर टेक्निक की 2 वॉल्यूम देने गया था तो सामने वाले ने उसे जहर दे दिया था और 33 जानवर टेक्निक का रहस्य भी जान लिया था। ऐसे में अब उसके सारे पत्ते खुल चुके थे और उसे किसी नए तरीके को अपनाने की जरूरत थी। लेकिन इसके पहले उसे राज के तड़ित हस्त से बचने की जरूरत थी। क्या राज इस पूरी गुत्थी को सुलझा पाएगा? आखिर 3 अलग अलग गुट राज पर हमला क्यों करना चाहते थे?